हेलो, वेलकम आप लोगों का। देखिए, कल आपका फिजिक्स का यहाँ पर पेपर है। आप काफी अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे होंगे। उसके साथ में काफी लोगों में प्रेशर यहाँ पर और एंजाइटी यहाँ पर, डर यहाँ पर, ये सब चीजें पेपर का प्रोसेस का यहाँ पर पार्ट समझिए। इसको ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी पेपर के बीच में यहाँ पर इफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट से यहाँ पर हमें पेपर को अटेंड करना है और ये कॉन्फिडेंट यहाँ पर होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हमने जितना पढ़ा है उतना तो हम एटलीस्ट वहाँ करके आएंगे। बस पेपर में यहाँ पर फिजिक्स में ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ रहती है कि क्वेश्चन जो है वो कुछ नए नए तरीके से हमारे सामने लेके आता है। बट एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स कोई भी यहाँ पर नया नहीं होगा, पूछने का तरीका यहाँ नया हो सकता है बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही होने वाले हैं। तो अच्छे से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अगर आप स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, तो काफी हद तक यहाँ पर आप उसको उन क्वेश्चंस को अटेंड यहाँ पर कर पाएंगे। तो बस ये यहाँ पर याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से अगर आपको टफ लग रहे हैं वो लास्ट में यहाँ पर अटेंड करें। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें जो उस पेपर में आप यहाँ पर पहले खुद कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पर ध्यान रखें, अच्छे से रेस्ट यहाँ पर करें, पेपर के बीच में पैनिक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है, स्टेबिलिटी यहाँ पर रखनी है और कॉन्फिडेंट यहाँ पर हमें रहने की जरूरत है। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट से पेपर अटेंड करिएगा और यहाँ पर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में है, एक एमसीक्यू है ट्रांसफार्मर का। देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर है, द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन द पेयर ऑफ टर्मिनल्स आर शोन फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये तो पता ही होगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज बढ़ा दे वो स्टेप अप और जो वोल्टेज को यहाँ पर कम कर देगा आपका वो स्टेप डाउन। तो ये आउटपुट है, तो ये स्टेप अप आ गया और देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स कम यहाँ पर है। तो यहाँ 20 टर्न्स है, यहाँ 20 इनके बीच में, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक आपका 60। इनपुट वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज इस पे 20 टर्न्स पे 20 वोल्ट है, जो ए और बी के बीच में यहाँ पर लगाया गया है। बिटवीन विच टर्मिनल विल द आउटपुट बी 120 वोल्ट। मतलब इनमें बताना है कि P में Q में 120 आउटपुट आ रहा है या Q में R में 120 आउटपुट आ रहा है या R में S में आ रहा है, या ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी है आपको P से Q, QS, PR और P और S, इनके बीच में कौन सा वाला ऐसा टर्मिनल है जहां पर आपके पास में आउटपुट जो है वो यहाँ पर कितने वैल्यू मिल रही है, 120 वोल्ट। अब यहाँ ये कुछ सीधा सीधा मैं बोलूंगा, आप एक बार खुद यहाँ पर ट्राई करो। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कुछ नए तरीके से बस सिचुएशन रिप्रेजेंट कर दी आपके सामने। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले से ही वही है। हमने एक बात यहाँ पर पढ़ी है कि नंबर ऑफ टर्न्स NS अपॉन NP जो यहाँ पर आपके पास में है, टर्न्स का जो रेशियो यहाँ पर होता है वही आपके कुछ EMF के रेशियो के यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। तो टर्न्स का जो रेशियो है वो EMF के रेशियोज के बराबर है। तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। तो यहाँ पर ये आपके पास में अब टर्न्स जो है NS यहाँ पर सेकेंडरी के जो टर्न्स यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर कितने होने चाहिए, आउटपुट हमें कितना चाहिए, आउटपुट चाहिए यहाँ पर हमें 120। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आउटपुट चाहिए, देखो EMF आउटपुट में आना चाहिए 120 और प्राइमरी का जो EMF यहाँ पर है इसके और इसके बीच में सॉरी हाँ EMF वो आपका यहाँ पर है 20। तो ये आ गया आपके पास में 120 और ये आ गया यहाँ पर 20। और टर्न्स जो सेकेंडरी के हैं वो यहाँ पर आप चेक कर लो, वो यहाँ पर आपके पास में है, ये भी आ गया आपके पास में 20। तो यहाँ पर प्राइमरी के जो टर्न्स हैं वो आपके पास में 20 है। अब मैं इसको अगर काट दूं तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए 120। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आने चाहिए, वो आने चाहिए 120। अब आपको ये गिनना है कि 120 टर्न्स यहाँ पर जहां पर भी होंगे जिसमें 120 टर्न होंगे टोटल 120, उसी में आपकी वोल्टेज जो है वो 120 होगी। 20 वोल्ट 120 वोल्ट तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए टर्न्स को 120 यहाँ पर होना चाहिए। अब 120 कैसे होंगे गिनते हैं, ये 20 ये तो 20 ही है, तो 20 प्लस 40 60 और 60 प्लस 60 आपका कितना 120। इसका मतलब P और Q के टर्मिनल में यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, Q में R में भी यहाँ पर और R में S में भी नहीं हो सकता। मैं ऐड करूँ तो P से R के बीच में, तो P से R के बीच में अगर आउटपुट निकाला जाए तो 20 प्लस 40 60 हो जाएगा और इनके बीच में Q से S के बीच में निकाला जाए तो 40 प्लस 60 आपका 100 हो जाएगा। हमें तो 120 चाहिए। तो आप देखो P से लेकर के S तक की यहाँ पर टर्मिनल्स को ऐड कर लो, तो ये 20 प्लस 40 हो गया 60 प्लस 60 आपके पास में आ जाएगा 120। इसका मतलब हमें वो अगर टर्न्स होनी चाहिए 120 तो 120 तो P से S के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में 60 प्लस 60 120, तो P से S के बीच में यहाँ पर आपके पास में आउटपुट आने वाला है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो P और S के बीच में आएंगे
वो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 120। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर है आपका डी, विच कंटेन आउटपुट के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 60 + 60 दैट इज 120। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। ट्रांसफार्मर के कोर को यहाँ पर लैमिनेट किया जाता है किसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए? फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी लॉस। यहाँ पर याद रखिएगा कि आप यहाँ पर यूज करते हैं एसी सोर्स, और एसी सोर्स के अंदर आपका यहाँ पर करंट जो है वो अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है। जब करंट लगातार अपने आप को यहाँ पर चेंज करता है तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होता है, और उससे यहाँ पर एक करंट जो है वो मेटल्स के अंदर इंड्यूस होता है, और वो जितना ज्यादा यहाँ पर करंट होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर लॉस होगा, और ऐसे लॉस को यहाँ पर बोलते हैं एडी लॉस। और हमें यहाँ पर इस लॉस को मिनिमाइज करना है, तो इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम कोर को यहाँ पर क्या करेंगे? लेमिनेट। तो यहाँ पर कोर को यहाँ पर टुकड़ों में डिवाइड करा जाएगा, लेमिनेट किया जाएगा, एंड दैट लेमिनेशंस आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। आप यहाँ पर इंसुलेशन से यहाँ पर सेपरेट करेंगे कि वहां पर पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर करंट ना फैल जाए, छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर रहे, जिससे कि एडी करंट को या एडी लॉस को यहाँ पर मिनिमाइज किया जा सके। तो याद रखिएगा, लेमिनेट करा जाता है टू रिड्यूस द एडी लॉस। नंबर थर्ड आपके पास में यहाँ पर है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 200। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर 200 गिवन है पहले से ही, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2 सेंटीमीटर। आईपीस की जो फोकल लेंथ यहाँ पर है वो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, और फाइनल इमेज को इन्फिनिटी में बनाया गया है। तो फाइनल इमेज यहाँ पर जो है वो इन्फिनिटी, मतलब इसमें इन्फिनिटी वाला केस है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन यहाँ पर बताना है। तो अगर रफली मैं समझाऊं तो ये वाला जो होता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और ये जो है वो आपका आईपीस है। अब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दोनों की फोकल लेंथ यहाँ कम होता है, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव जो है उसका फोकल लेंथ अपर्चर आईपीस से रिलेटिवली यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो फोकल लेंथ पूछा है, सॉरी हाँ फोकल लेंथ क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन जो टोटल यहाँ पर आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, MO इंटू ME। हमें पता है एक से ज्यादा लेंसेज में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, जो टोटल मैग्निफिकेशन इज दी प्रोडक्ट द मैग्निफिकेशन बाय इंडिविजुअल लेंसेज, मतलब उनके मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन जो है वो निकालना है। आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है इन्फिनिटी वाले केस में D/FE, तो आईपीस में होता है D/FE, और ये टोटल मैग्निफिकेशन आपके पास में यहाँ पर M है। तो ये तो शायद मुझे दे रखा है 200 इक्वल टू ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, और साथ की साथ यहाँ पर D/FE में D कितना है आपके पास में? तो D यहाँ पर है 25, तो D तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, तो ये तो याद रख लो। और फोकल लेंथ आपके आई पीस का यहाँ पर कितना है? तो आई पीस में दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 2 बाय यहाँ पर 25/2। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर फोकल लेंथ निकालना है, सॉरी मैग्निफिकेशन, तो 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 25, इसको काटा 8, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर 16। एक और बात जो मैं बोलूंगा आपको कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल और कैसिग्रेन के यहाँ पर फॉर्मूले, मतलब कैसिग्रेन का तो डायग्राम, कैसिग्रेन में आपका जो है वो उसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूछा जा सकता है, वो जनरली पूछा जाता है 2 नंबर में, सरप्राइज मत होइएगा, आप पूछ लेता हूँ। और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल भी यहाँ पर पूछा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल का नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर आपको हो सकता है वो पूछ के एक यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दें, तो यहाँ पर FO/FE वो उसके मैग्निफिकेशन के ऊपर यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब उसका इन्फिनिटी वाला केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में यहाँ पर आपको गिवन है, कॉम्बिनेशन है लेंसेज का और मिरर का। आप यहाँ सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। कॉनकेव, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है L, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 10, कॉन्वेक्स है तो प्लस का 10, क्योंकि पॉजिटिव उस तरफ जहां लाइट गिरी उधर की तरफ आपका फोकल लेंथ आएगा, क्योंकि जहां भी पैरेलल लाइट गिरती है वो फोकस की तरह काम करेगा, और उसका डिस्टेंस सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ है। अब पैरेलल लाइट बीम यहाँ पर आ रही है, और हमें यहाँ पर आगे की तरफ दे रखा है एक मिरर, जिस मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, मिरर को यहाँ ले लेते हैं। तो मिरर जो है यहाँ पर आपके पास में उसकी फोकल लेंथ है 15, बट ये कॉनकेव है इसलिए माइनस का 15। अब साइन कन्वेंशन तो आते होंगे कि भाई यहाँ मिरर के सामने यहाँ कहीं बनेगी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में -15, और ये वाला लेंस में कॉन्वेक्स में हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब एक पैरेलल लाइट बीम दिख रहा होगा यहाँ पर आ रही है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, लेंस पे आकर टकराती है,
फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, फाइनल इमेज बताना है आपको कि यहाँ पर इतने कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, मैं बोलूंगा यहाँ पर एक बार आप ट्राई कर ले। बोर्ड PYQ यहाँ पर है कि किस तरीके से यहाँ कौन सा वाला केस यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल बीम आ रही है तो लाइट इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो ये हो गया है माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, तो ये आपका यहाँ पर लेंस फॉर्मूला है। और यहाँ 1/v मुझे पता नहीं है, u मुझे पता है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ 10। तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस 10 सेंटीमीटर, जो कि मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट हमेशा कहाँ पर गिरने वाली है। तो इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को पता है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से यहाँ पर पास करेगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट लेंस के फोकस में, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेंस के फोकस पे आनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव का 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो प्लस का उस तरफ आ रहा है तो फोकस पे गिरेगा। अब जहां पर भी यहाँ पर लाइट गिर रही है वो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है आई। बट जो यहाँ पर इमेज बन रही है इससे जो भी लाइट जाकर के मिरर पे गिरेगी वो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस मिरर के लिए लाइट जो है वो इस पॉइंट से आ रही है। तो इन्फिनिटी पे रखे गए ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है, ये जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 40 में से 10 गया तो देखो यहां से यहां तक, क्योंकि पोल से ली जाएगी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं आई एक्ट एज अ इमेज, आई एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो व्हाट इज द न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू डैश। अब यू डैश को कैसे लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लिखा, वो लिखा टोटल डिस्टेंस 40 में से 10 गया, 40 माइनस 10, और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि लाइट जा रही है उधर और इंसिडेंट रे के अपोजिट में है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे के अपोजिट में। तो नेगेटिव लेना, 40 में से 10 गया तो आपके पास में 30 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, दैट विल बी द न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2f है, अगर आप देखो तो f का डबल, तो इमेज ही बनने वाली है। बट फिर भी चलो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान रखिएगा पहले लेंस फॉर्मूला था, अब मिरर फॉर्मूला है तो प्लस आने वाला है। अब 1/v जो है v डैश, u डैश और f डैश ले लो इसको भी, तो ये हो गया है 1/u डैश कितना है आपके पास में माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 1/f डैश कितना है आपके पास में माइनस ऑफ 15, और ये यहाँ पर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर ही कहीं लिख लेते हैं। तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/15 प्लस का 1/30, तो ये एलसीएम लिया तो ये रहा 30, 15/30, तो यहाँ पर 30/15 तो 2 माइनस 2 प्लस का 30/30 a 1/v, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/30। v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। वो तो आना ही था क्योंकि जहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट वहीं बनेगी आपकी इमेज। तो जहां रखा है ऑब्जेक्ट वहीं इमेज क्यों बन रही है, खुद ही सोचो। क्योंकि इमेज वहीं इसलिए बनने वाली क्योंकि वो 2f पे रखा है। देखो फोकस का डबल, ये f का डबल r हो गया, तो ये 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है आपका यहाँ कहाँ गया माइनस का 30। तो देखो भाई माइनस का 30 येलो है ही नहीं कहीं पे, तो माइनस का 30 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, क्या हमसे गलती हो गई। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये जो माइनस का 30 है ये बन रहा है मिरर से, देखो मिरर से 30 है और क्वेश्चन में लेंस से बोला है यहाँ पर, तो लेंस से यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये 30 है और ये सॉरी ये 40 है 30, तो बताओ लेंस से कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस और राइट ऑफ द लेंस, तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर लेफ्ट तो इधर है और राइट इधर है, मतलब फाइनल इमेज जो है वो आई डैश बन रही है और एक्चुअली इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस, या आपके सॉरी ऑन द राइट ऑफ द लेंस, लेंस के राइट में और मिरर के लेफ्ट में। आंसर 30 आया था, 40 में से 30 गया तो 10 बचेगा और यहाँ पर कहीं इसकी इमेज होनी चाहिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 सेंटीमीटर लेंस के यहाँ पर राइट में इमेज बननी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में वेव ऑप्टिक्स का यहाँ पर है। आपको यहाँ पर गिवन है YDSC का एक्सपेरिमेंट है, दो सोर्सेज जो है स्लिट्स जो है उनके बीच का सेपरेशन है 3 mm।
हमें पहले से यहाँ पर पता है कि स्लिट सेपरेशंस जो हैं उसे स्मॉल डी यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आपको 3 mm दे रखा है। 3 mm का मतलब हुआ 3 × 10 की पावर -3 मीटर। स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, तो आपकी स्क्रीन को जो है यहाँ पर कितना दूर रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पर स्क्रीन प्लेस्ड है। इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। हमें यहाँ पर ऐसा बताया है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो कितना डिस्टेंस पे यहाँ पर है, 5 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज, मतलब वो डिस्टेंस दे रखा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज नहीं। इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है, ये लाइन पर ध्यान से पढ़नी, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज। मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 5 mm दे रखा है। तो पहले काम करते हैं, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा बता सकते हैं? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू क्या हो, कैसे निकलती है? तो हमें पता है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को लिखेंगे 4 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एन लैम्डा डी बाई डी होता है, अगर आप लोगों को याद हो। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ पर आपकी वैल्यू एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दैट इज अ डिस्टेंस। ये वो सेंटर से डिस्टेंस था जहां पर आपके पास में फोर्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर आपको मिलता है। अब इसमें एक और जो बोला उन्होंने वो है सेकंड डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा सेकंड डार्क फ्रिंज। तो सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए वाई, वही जो स्क्रीन के सेंटर से, अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा याद हो तो ऐसा कुछ था, ये वो डिस्टेंस था सेंटर से वाई। ये अगर ब्राइट में लिखना होता तो ऐसे लिखना होता है, और एन लैम्डा डी बाई डी, और डार्क में 2n+1 या 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। अब n की वैल्यू यहाँ पर जो बोली वो लिख सकते हो, प्लस लगाओगे तो एक कम लिखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आपने n की वैल्यू रखनी है, शायद सेकंड बोला है इसने, तो 2 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर y निकल के आ जाएगा 2 × 2 -1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। तो ये हो गया आपके पास में 4 - 1 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3 लैम्डा डी बाई 2d, और ये आपके पास में आ जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी। तो ये 4 लैम्डा डी बाई डी और ये 3 लैम्डा डी बाई 2d, ये y1 है और ये y2 है। मतलब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप है वो 5 mm है। यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एट अ डिस्टेंस 5 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज। वेवलेंथ बतानी है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज में से जब मैं आपका सेकंड डार्क फ्रिंज माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 5 × 10⁻³ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बोला गया है, इनका डिफरेंस ये दे रखा है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है बस। y1 की वैल्यू दे रखी है 4 लैम्डा डी बाई डी माइनस का 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d इक्वल टू 5 × 10⁻³ अब यहाँ पर हमें तो लैम्डा पूछ रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इसको एलसीएम वगैरह ले लो पूरा का पूरा। तो ये नीचे आ जाएगा 2d, और ये देखो d और 2d में 2d, और ये 8 4 × 2, तो 8 लैम्डा d माइनस 3 लैम्डा d इक्वल टू 5 × 10⁻³ अब 8 में से 3 गया तो ये हो गया 5। 5 लैम्डा d बाय 2d इक्वल टू 5 × 10⁻³ 5 से 5 हम कट कर सकते हैं, लैम्डा की जगह लैम्डा पुट कर देते हैं, d की जगह पे क्या पुट करना है, d दे रखा है, हाँ d रहा, तो ये हो गया 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 2 × स्मॉल d की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल d इज एक्चुअली 3 mm, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 × 10⁻³ विच इज एक और बार 10⁻³ और ये 3 × 2 6, तो लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻³ ये हो जाएगा, क्या करूं बेस सेम पावर ऐड -6 मीटर। तो ये हुआ कुछ आपका आंसर, तैयार करिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में 6th है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है 5x² प्लस का 2i कैप, और E इज इन न्यूटन पर कूलम और x मीटर में यहाँ दे रखा है। एक क्यूब यहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल x एक्सिस में यहाँ पर गिवन है, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्यूब से क्या होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो दो फेसेस हैं, एक राइट फेस से बना लें और एक लेफ्ट फेस से बना लें। बाकी सबसे तो जीरो ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में, तो वाई में और जेड में तो वो जीरो ही आने वाला है क्योंकि वो उनके परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। तो आप चेक करें राइट में और लेफ्ट वाले फेस से अगर फ्लक्स तैयार करना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, एक बार यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को एक्स से ले लेते हैं, बाद में काट लेंगे फिर इसको एक साथ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लिखा 5x को x ही मान लेते हैं, 5x² प्लस का 2, मतलब एक बार के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो मैं चल रहा हूँ वो मैं यहाँ पर साइड x की जगह a लिख लेते हैं, तो यहाँ पर a मान लेते हैं। तो x को मैंने एक बार के लिए a मान लिया, मतलब इस वाले 10 सेंटीमीटर को मैंने a लेट कर लिया है। तो ये x की जगह मैंने a लिखा, तो ये हो गया 5a² प्लस 2, मतलब 10 सेंटीमीटर की जगह। अब राइट वाले फेस का फ्लक्स यहाँ पर कैसे बनेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट आपका यहाँ पर a, इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो E राइट वाला फेस और एरिया यहाँ पर कितना है a², और कॉस यहाँ पर कितना है 0। कैसे, राइट वाला फेस देखो, राइट में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, राइट, एरिया राइट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में देख रही है। तो एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है 0। अब ये हो जाएगा 5a² प्लस का 2, और ये मैंने a को a² क्यों लिख दिया, क्योंकि जब मैंने साइड यहाँ पर a मानी है ये वाली, तो इस वाली साइड को भी a ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपका यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब है तो उसका फेस एक स्क्वायर जैसा है। तो a इंटू a का स्क्वायर, तो ER a² कॉस यहाँ पर 0, तो ये ER की वैल्यू हो गई 5a² प्लस का 2, और यहाँ पर एक और आपका a² कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में 1। तो ये आपके राइट वाले फेस का यहाँ पर फ्लक्स यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। इसी तरीके से लेफ्ट वाले फेस में अगर कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट वाले फेस में आपको फ्लक्स निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0। तो लेफ्ट वाले फेस में x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे। अब 0 क्यों पुट करनी, क्योंकि आपको तो इसी फेस पे निकालना है, तो x है ही नहीं, उसमें चले ही नहीं कुछ भी। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले फेस में आ जाएगी 5 इंटू 0 प्लस का 2, और ये हो जाएगा सॉल्व होने पे 2। तो ये लेफ्ट वाले फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, केवल लेफ्ट वाले में 2 आ रहा है। अब यहाँ पर लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ई लेफ्ट डॉट यहाँ पर एरिया ई डॉट ए, और ई डॉट ए में ELA, और कॉस आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और एरिया इस फेस का कहाँ देख रहा है, लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में दोनों में एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये फ्लक्स अगर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं किया तो आप जाके पूरा कर सकते हैं ना, पहले यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ EL लेफ्ट में मैग्नीट्यूड 2 है क्योंकि ये तो 0 हो गया, 2 एरिया को एक बार के लिए वापस से a² रख लेते हैं अभी तो एरिया साइड इंटू साइड a², cos 180 की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये हो गया है -2a²। अब फ्लक्स निकालना है टोटल, राइट वाला पता है, लेफ्ट वाला पता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल फ्लक्स इज द सम ऑफ राइट वाला फ्लक्स प्लस लेफ्ट वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर राइट वाले में क्या लिख सकते हैं, 5a² प्लस का 2, फिर ये a², और लेफ्ट वाले में लिख सकते हैं -2a²। तो ये हो गया 5a² में a की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में a की पावर 4 प्लस का a, हाँ ठीक है, 5a² और a² a की पावर 4 प्लस का 2a², फिर माइनस का 2a² प्लस 2a² माइनस 2a² कट जाएगा, तो राइट वाले फेस का फ्लक्स आ जाएगा 5a²। तो ये हो गया 5, और यहाँ पर a की वैल्यू अब आप रख सकते हो, a यहाँ पर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 की पावर यहाँ पर, मतलब सॉरी यहाँ 10 इंटू 10 की पावर यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा -2। तो ये 10 इंटू 10 की पावर आपके पास में -2। सॉल्व कर लेते हैं, ये कुछ आ रहा है 5 तो है ही। अब यहाँ पर 10 की पावर -1, ये देख सकते हो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में, मीटर में लिख लिया इसको, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -1 की पावर 4, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -4, ये यहाँ पर कुछ आपका जो है वो फ्लक्स यहाँ पर होना चाहिए वेबर।
या आप द्वारा डायरेक्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ चलो चलना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और एम के बीच में, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और पावर सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी यहाँ पर कितना पावर सप्लाई कर रही है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन दिस, अब जो बोला उसका ध्यान रखना इसमें, और पावर जो यहाँ पर सेल कितना सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वो इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ यहाँ पर कर लेते हैं और फिर इसी के बेसिस पे इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ जिसमें कैलकुलेशन करनी है उन्हें रोक लेते हैं। ये वाले पूरा यहाँ आपने इसको रीड्रॉ कर दिया है और आउटपुट यहाँ पर आपके पास में मतलब ये रहा कुछ एक और। तो ये आपके पास में 10 ओम दे रखा है, ये भी 10 ओम दे रखा है, यहाँ पर ये 20 गिवन है, ये आपका 10 ओम है, ये यहाँ पर आपके पास में 20 है, ये आपके पास में 10 है, ये कुछ 30 है, ये यहाँ पर कुछ 10 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए आते हैं और ये यहाँ पर आपके पास में 8 है, ये कोई आपका सेल अटैच है और ये आपका पास में 8 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ से ए और एम को रोक लो, उसके अलावा बाकी सर्किट को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आ जाओ। अब बताओ ये वाला 10 और ये वाला 10, ये दोनों 10 और 10 कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में है। तो 10 और 10 जो सीरीज में कनेक्टेड हैं ये कैसे हो जाएंगे? तो 10 और 10 का ये जो सीरीज है ये सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा? 20 ओम। तो 10 और 10 का ये वाला देखो, ये वाला 10 और 10 सीरीज में आ गए, एक ही करंट चलेगा इन दोनों में, तो ये सीरीज में आ जाएंगे 20, इसके साथ कनेक्ट कर दिया ऐसा, तो ये आ गया आपके पास में 20। ये वाला जो यहाँ पर 20 आया और ये वाला जो 20 आया, ये 20 और ये 20 दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है। अब 20 और 20 पैरेलल में है, तो ये 20 और 20 सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा? तो 20 और 20 पैरेलल में सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास में 10। अब इतना तो आता होगा सीरीज पैरेलल, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 10 और ये 10 फिर से कैसा आ जाएगा? तो ये फिर 10 और 10 ये फिर आ जाएगा 20, तो 10 और 10 यहाँ पर फिर आ गया आपके पास में 20, फिर ये 20 और 20 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो 20 और 20 जो ये फिर पैरेलल में आ गए, ये फिर आपके पास में क्या बन जाएगा? 10, जो भी आधा, फिर 10 और 10 यहाँ पर फिर आपके पास में सीरीज में आ जाएंगे, तो ये 10 और 10 जो सीरीज में आए हैं ये यहाँ पर कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, और 20 और 30 दोनों पैरेलल में है, तो आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो मिल गया, आर ए एम इक्वल टू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो ये हो गया कोई 600 डिवाइड बाय 50, काटो और आंसर आया यहाँ पर आपके पास में 12 ओम। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट ए और एम के बीच में जो है वो 12 यहाँ पर है, तो मैं इसे भी हटाता हूँ। पहला पार्ट खत्म हुआ, इन्होंने हमें बोला था आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, हमारा आंसर आया है 12 ओम। अब ये वाला 12 और ये वाला 10 और ये वाला 8 अब पूरा सीरीज में है, तो पहला पार्ट तो खत्म हो चुका है। अब इन्होंने सीरीज में आ गया तो पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 12 प्लस 10 प्लस 8, तो ये हो गया है 20 प्लस 10, तो आंसर आया 30 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ गई 30। अब हमें यहाँ पर आर आया 30, मतलब पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट को अगर आप देखो तो वो 30 है। अब आपके पास में एक एक स्टेप में बता चुका हूँ, वापस चाहो तो अच्छे से देख लेना कैसे कैसे हुए। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आया, करंट की वैल्यू निकली कितनी आती है भाई आप बताइए? V बाय आर इक्विवेलेंट, V कितना है? V आ गया यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 30, 6 बाय 30 यहाँ पर जो है वो करंट निकल के आ जाएगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, पावर ही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो पावर का फॉर्मूला, हाँ ठीक है, आई स्क्वायर आर कैलकुलेट कर लेना, तो वे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास में। वोल्टेज कितना दे रखा है? 6, और ये यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ आपके पास में 30, तो ये कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/5 यहाँ पर एम्पियर। तो करंट की वैल्यू निकल जाएगी 1/5 यहाँ पर एम्पियर। अब पावर को अगर आपको लिखना है तो पावर को लिख देंगे VI जो सेल से निकला, या फिर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर VI अगर लिखोगे तो 6 वोल्टेज 6 और करंट 1/5, 6 डिवाइड बाय 5 यहाँ पर वॉट। सॉल्व आप कर लेना, यहाँ 1.2 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर है 6/5 वॉट। देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में आपके पास एक इनफाइनाइट वायर यहाँ पर गिवन है। वायर जो है उसमें करंट आपको I यहाँ पर दे रखा है और लॉन्ग वायर है। यहाँ से R दूरी से, इससे R दूरी पे एक पार्टिकल ले रखा है आपने P, बोल सकते हैं एक चार्ज दे रखा है Q।
तो यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है क्यू, और वो चार्ज जो है वो वर्टिकली मतलब ऐसा वाई एक्सिस में ऐसा ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। उसकी वेलोसिटी है आपके पास में वी नॉट जे कैप। तो वेलोसिटी में लिख देता हूँ एक बार, वी नॉट जे कैप। फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, मतलब इस चार्ज पार्टिकल ने जो यहाँ पर ऐसे वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा था, इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से इस वाले चार्ज पार्टिकल ने यहाँ पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस की है। हमें यहाँ पर पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ रखा होता है तो उस पर कुछ फोर्स लिखी जा सकती है। फोर्स को यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ क्यू वी क्रॉस बी। अगर आपको याद हो तो फोर्स को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, तो क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू वी क्रॉस बी में फोर्स के अंदर यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं क्यू को, तो क्यू लिख दिया। अब मैंने देखो वी को यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो दे रखा है वी नॉट, और ऊपर जा रहा है तो जे कैप, तो ये हो गया है वी नॉट जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर है, वायर में करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड के कहाँ पे आएगी, बाहर की तरफ। मतलब ये देखो तो जेड एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में चार्ज पार्टिकल जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस। तो कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से चलाओ तो उसपे फोर्स लग सकती है। फोर्स को लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी, तो वी नॉट जे कैप, वी नॉट सॉरी जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज आपके पास में, ठीक है अभी ले लेते हैं बी, तो मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेते हैं बी, और बाहर की तरफ है तो ये आ गया आपके पास में के कैप। तो वी नॉट ऊपर है तो जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी, और बाहर की तरफ देखो थंब इधर रखा आउटवर्ड है तो के कैप। तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यू वी नॉट बी जे क्रॉस यहाँ पर के, तो क्यू वी नॉट बी जे क्रॉस के। अब ये जे क्रॉस के को आप यहाँ पर कैसे लिख देंगे, ये लिखा आई, ये लिखा जे, और ये लिखा के। अब जे को के से क्रॉस करोगे तो जे क्रॉस के कितना आ जाएगा, आई कैप। इसका मतलब ये हुआ जे क्रॉस के में आई कैप। तो यहाँ पर आई कैप का मतलब हुआ इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू वी नॉट बी, और फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा आई से जे की तरफ, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करें। थंब अगर बाहर की तरफ आया है तो ये पॉजिटिव लिखना है, और अगर अंदर आता तो नेगेटिव, तो बाहर आया तो ये लिख दिया आपने जे कैप। अब यहाँ पर क्यू मुझे पता है, वी नॉट मुझे पता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अभी आर है, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन लंबा वायर है तो 2 पाई आर, और ये लिख दिया आपने आई कैप। ये कुछ आंसर आपका होना चाहिए। तो ये फोर्स जो है ये वेक्टर में यहाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए। हाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होने की जगह इलेक्ट्रॉन अगर होता तो इसके बाहर माइनस का फॉर्मूला लगा देना आप, मतलब एक माइनस साइन अटैच कर देना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए था। इलेक्ट्रॉन के केस में हमें पता है जब भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आप प्लेस करते हैं, रूल अगर अप्लाई करो तो वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा के रखना, नहीं तो ये गलती हो जाएगी आपसे। तो ये तैयार करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूक्लियर चैप्टर का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। और इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में जैसे कोई आप बोल सकते हो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, LHS माइनस RHS में आप देख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन में मास डिफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पर चीजें पूछ सकती है, स्पॉन्टेनिटी पे, फिजिबिलिटी पे, और आपके पास में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी तरीके कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। Fusion reaction can be taken as 2H1 2H1 or gives helium or 3 helium 2 neutron और 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। मतलब आपके पास में 2 किलो यहाँ पर ड्यूटेरियम है और आपको उससे एक लैंप ग्लो करना है 100 वाट का। तो 100 वाट के लैंप को यहाँ पर ग्लो करना है, 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम यहाँ पर गिवन है। तो आपके पास में यहाँ पर आपको करना है 2 किलो में कितनी एनर्जी निकलती है ये पता करना है। अब बहुत ड्यान से देखें तो 2 अगर ड्यूटेरियम यहाँ पर होंगे, 2 हैं, तब ये रिएक्शन एक बार होती है तो एनर्जी रिलीज होती है 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर 2 ड्यूटेरियम यहाँ है तो एक बार ये आपके पास में फ्यूजन रिएक्शन होगा 2 में एक बार, और उसमें एनर्जी निकलेगी 3.2। अगर मान लो ड्यूटेरियम होते 100 तो ये रिएक्शन कितनी बार होती, जब 2 में एक बार होगी तो आप बोल सकते हैं 100 में ये कितनी बार होती, 50 बार, क्योंकि एक बार में 2 कंज्यूम हो जाते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 2 तो 50 बार, तो यहाँ पर उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है 3.2।
अगर यहाँ पर ये आपके पास में जितने 200 होते, 200 लोग होते, तो कितनी बार ये एनर्जी रिलीज होती, मतलब कितनी बार ये रिएक्शन हो सकती थी, उसकी आधी बार। तो जितने भी लोग यहाँ पर है उसकी आधी बार ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, क्योंकि 2 चाहिए एक बार के लिए, और उसमें एनर्जी निकलती है 3.2। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि 2 किलो में यहाँ कितने लोग हैं, और जितने भी लोग होंगे उनकी आधी बार ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि 2 किलो में तो नहीं, बट क्योंकि इसका मास देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं समझने के लिए कि 2 ग्राम में, मैं रफ डेटा बना देता हूँ, 2 ग्राम में यहाँ पर कितने लोग होंगे। तो जब भी ये 2 ग्राम होगा तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 6 × 10⁻23। तो 2 ग्राम में इसके इतने यहाँ पर आपके ड्यूटेरियम के एटम होंगे। 2 ग्राम में इतने लोग होते हैं, आपके अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.2 की जगह 6 × 10⁻23। 2 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में 6 × 10⁻23 इतने लोग होंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर 2। 1 ग्राम में इतने हैं, क्लियर है। तो कितने में पूछा है इसने आपको, सीधा 2 किलो में पूछा है। अगर 1 ग्राम में इतने हैं तो 2 किलो का मतलब हुआ 2 किलो, या फिर 2000 ग्राम में, 2000 ग्राम में कितने होंगे, 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय 2 इंटू आपके पास में 2000। ये वो टोटल यहाँ पर ड्यूटेरियम के एटम्स हैं जो कि 2 किलो में होने चाहिए। 2 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में इतने, 2000 ग्राम में इंटू यहाँ पर 2000, इतने कुछ यहाँ पर लोग हैं। अब जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनकी कितनी बार ये रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, आधी बार। क्यों? क्योंकि 1 बार में 2 गए, तो 100 होते तो 50, और जितने भी ये लोग हैं उनकी आधी बार रिएक्शन होगी, और जितनी बार भी रिएक्शन होगी उतनी बार एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज्ड यहाँ पर एक फ्यूजन के अंदर, इन फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन में जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है जो है वो है 3.2, एक बार में 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसमें कितने ड्यूटेरियम कंज्यूम हो रहे हैं, 2 यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी आधी बार ये रिएक्शन होगी, और एक बार में अगर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जितने भी ये लोग हैं उनकी आधी बार ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, और एक बार में एनर्जी रिलीज होती है 3.2। तो मैं इन लोगों को आधा कर देता हूँ, या तो एनर्जी को आधा कर दो भाई, या तो ऐसा करो कि एक बार में एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है तो जितने भी लोग थे उनके यहाँ पर हाफ बार हो पाएगी। मैं तो सिंपल अगर बोलूं तो जितने भी लोग थे उनको यहाँ पर हाफ कर दो, तो जितने भी लोग हैं उनकी आधी बार यहाँ पर, मतलब जितने 100 हैं तो 50 बार हो सकती है, और एक बार में एनर्जी इतनी है तो इतनी बार में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो जितने भी लोग थे उसकी आधी बार ये रिएक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ ही कर दिया, जितने टोटल लोग थे उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो एनर्जी रिलीज निकाल लेते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इन 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, तो कितना आ जाएगा, 2 किलो में 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻23 इंटू 2000। तो टोटल लोग थे, इनकी आधी बार ये रिएक्शन हो पाएगी, 2 में 1 बार, और एक बार में कितनी एनर्जी रिलीज होती है 3.2। तो जितने लोग थे उनकी आधी बार होगी, और उसमें एक बार में एनर्जी रिलीज होती है 3.2 इंटू 10⁻3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 इंटू डिवाइड बाय 2 इंटू 3.2 इंटू 1 ये मिलियन में है, तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर 3.2 इंटू मिलियन, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, मतलब जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 ये जूल में आ जाएगा। कैसे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे लिख सकते हो, मिलियन का मतलब होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 का 1.6, और ये 6 और 19 गया तो -13, ये जितनी भी एनर्जी है ये जूल में आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। अब एक जो यहाँ पर लैंप है, एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो 100 वॉट बल्ब की अगर बात करें तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब इन अ सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी खाएगा, 100 जूल, और क्या, तो 1 सेकेंड में 100 जूल खाएगा। और पूरी एनर्जी जो 2 किलो में निकली है वो इतनी यहाँ पर है, तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन टू कंज्यूम दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी तो टोटल रिलीज हुई, और चाहिए आपको यहाँ पर कितनी, 100 जूल एनर्जी खा जाता है 1 सेकंड में,
तो इतने होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, इस 100 जूल को यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस 100 जूल को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक, अगर समझने वाली बात है, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए। अगर 1 सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए बल्ब को जलाने के लिए, तो कितने टाइम तक ये बल्ब जल सकता है, मतलब इस 100 को किस टाइम से मल्टीप्लाई करूं कि वो इस वाली के बराबर आ जाए, 3 इंटू 10⁻23 इंटू आपका 2000 इंटू 1/2 इंटू 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13। तो टाइम आएगा आपका 3 इंटू 10⁻23, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डिवाइड बाय 1/2 इंटू 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय आपका 100। ये और ये जो टाइम है ये सेकेंड्स में आ रहा है, ईयर में चाहिए तो 3 पॉइंट आपका यहाँ पर 15 इंटू 10⁻7। याद रखिएगा एक साल में इतने, यहाँ पर जो एक साल में पूरा इतने सेकंड्स यहाँ पर होता है, तो इसको सेकंड में 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 वो डायरेक्ट ईयर में निकल जाएगा। और ये ऊपर जो डेटा था ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर ऐसा सेम ये वाला ये पूरा यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये भी है नीचे वाला जो भी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 4.9 इंटू 10 की पावर कुछ 4 ईयर्स आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जरूर समझना है कि मेन यहाँ पर क्या है कि 2 ग्राम में इतने लोग, 1 ग्राम में इतने लोग, 2 किलो में 2000 ग्राम में इतने लोग, जितने भी लोग, क्योंकि वो 2 लोग हैं, उनकी आधी बार रिएक्शन होगी, जितनी बार रिएक्शन होगी उतनी बार एनर्जी रिलीज होगी। तो जितने भी लोग थे उनकी आधी बार रिएक्शन हुई, मतलब 100 है तो 50 कर लो, 50 है तो 25 कर लो, जितने भी लोग हैं उसको डिवाइड बाय 2 करो और उतनी बार रिएक्शन करा दो और उतनी बार में एनर्जी रिलीज होगी। तो जितने भी लोग हैं उनकी आधी बार रिएक्शन होगी और उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल में लिख लो, ये पूरी एनर्जी बन गई। ये वो जो 2 किलो में निकलेगी। अब एक बल्ब को जलाने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए 1 सेकंड में 100 जूल, 1 सेकंड में अगर 100 जूल चाहिए, तो इस टाइम को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इस एनर्जी के बराबर यहाँ पे आ जाए। अब अगर मान लो ये एनर्जी पूरी होती है 1000 जूल, तो 1000 लाने के लिए इधर 1000 होता और इधर 100 है, तो मैं इस टी को क्या बना दूं कि यहाँ पर ये 1000 के बराबर हो जाए। समझो मतलब ये टाइम क्या होना चाहिए कि 100 जूल 1 सेकंड में खा रहा है, तो कितने टाइम तक बल्ब ग्लो करता रहेगा कि इतनी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लें। तो इस वाले टाइम को 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी के बराबर रखे, वो टाइम कैलकुलेट करा, वो सेकंड में था तो उसको ईयर में निकाल लिया। ईयर के लिए 1 सेकंड में आपके पास में 1 साल में इतने सेकंड 3.15, थोड़ा याद कर लेना, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ऑन सॉल्विंग इट इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर 4 ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा।